नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखेंगे और दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऐसे में इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। साथ ही आप तस्वीरें देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी दिए हैं। साथ ही तेजी के साथ काम और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखेंगे और ऐसे में ये अपने आप में अलग अनुभव होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तैयारियों का जायजा लिया। और रजत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, क्या अभी तक जानकारी है? बैठक की गई है, अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया है? लगभग ये कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5:30 बजे जो जेवर एयरपोर्ट जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा 25 नवंबर को, उसी के चलते तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगभग 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके थे। अभी भी वहीं भी मौजूद है। कहीं ना कहीं अब कल आगमन होगा लगभग पर तो पीएम का, उसके चलते कहीं ना कहीं जो चपटे में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और मुख्यमंत्री अभी भी कहे तो वहीं पर मौजूद भी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कहे तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तमाम जो जानकारी भी देंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब कहीं ना कहीं जो रात का समय हो गया, जहां पहले मुख्यमंत्री का इंटर एयरपोर्ट से डायरेक्ट लखनऊ को जाने का प्लान था, लेकिन अभी शायद ऐसा कुछ भी नहीं आने का। ये मुख्यमंत्री योगी दिल्ली जाएंगे या लखनऊ जाएंगे। हालांकि ये है कि निरीक्षण हो चुका है, कुछ ही देर में आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ जानकारी भी दी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी तक क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम भी है, नींव रखी जानी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है 25 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा नींव रखी जाएगी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जेवर एयरपोर्ट। उसी के चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे सकते हैं। ये जरूर है कि हालांकि लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी चीजों को मुख्यमंत्री के द्वारा देखा गया है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी इसके बाद। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस समय अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके आवास पर मौजूद हैं। बताया है करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस बैठक को चलते हुए और जिस तरीके से माना जाता है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच का गठबंधन है। हालांकि गठबंधन के बाद तमाम सारी अलग अलग चर्चाएं जरूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही थी, लेकिन आज की जो खबर है वो ये है कि जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पहुंचे और माना जा रहा है जो सीटों को लेकर जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ रास्ता जरूर निकल आया। लेकिन ये जरूर अभी साफ नहीं हो पाया है कि जो सीटें हैं आरएलडी को कितनी मिलनी है विधानसभा चुनाव में। लेकिन अभी ये जरूर है कि जिस तरीके से दोनों ही नेताओं ने साथ की जो फोटो है वो ट्वीट करके साफ किया गया है। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने फोटो ट्वीट करने के बाद साथ कहा है कि बढ़ते कदम, और उसके साथ अखिलेश यादव ने भी जो दोनों के साथ मुलाकात की बैठक वो साझा की। हालांकि कितनी सीटों पर चर्चा हुई, कितने सीटों को लेकर बात हुई, सहमति बनी, ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो चुका है। लेकिन जरूर है कि राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो साथ रहेगा, ये साफ हो गया है। और जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, करीब 1.5 घंटे ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस मुलाकात को। ये देखना होगा कि कितनी सीटें आपस में की सहमति बनती है और आगे की क्या कुछ राजनीति का जो चेहरा है वो देखने को मिलता है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं कानपुर समेत यूपी के 8 नवनिर्मित पार्टी कार्यालयों का वर्चुअल शुभारंभ करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 143 बूथ अध्यक्षों को संगठन मजबूती का मंत्र दिया और कहा, पद का पथिक रुकना नहीं, चलते रहना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को देश दुनिया की सर्वोच्च दल बताते हुए कहा कि पार्टी आज पूरी दुनिया में कौतूहल और आश्चर्य का विषय बन चुकी है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के किदवई नगर सब्जी मंडी स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। यहां पर गुरुद्वारा प्रमुख ने सभी का स्वागत किया और गुरुवाणी से निहाल किया। बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद
सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरुदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर, नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, यह अपने आप में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है, दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ऐसे यहाँ पर आने पर मैं गुरु जी के नाम पर शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूँ कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। मैं गौरव, मुझे यहाँ आने का जब सौभाग्य मिला, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब को सही तरीके से लाने का काम किया है, तो वह भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सर्वे अटल जी ने एक बात कही थी कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। और भारतीय राजनीति को जब हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक एक कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह के बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवाई संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था उस आपदा काल में, वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी। और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है। और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इन 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी सुरक्षित सीटों पर अपनी निगाह लगा दी है। उन्होंने सभी सुरक्षित सीटों के बसपा विधानसभा अध्यक्षों को बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने 2007 से 12 तक सत्ता में रहने के दौरान जो विकास कार्य किए उनका प्रचार करके ही जनता से समर्थन मांगेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पूरे करने के लिए इनको कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वैसे मुझे पार्टी के आज आए हुए सभी विधानसभा इंचार्जों व अध्यक्षों पर ये पूरा भरोसा है कि सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा।
अब मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें इस चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से आगे भी ऐसे ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के कार्य किए जाएंगे। कई पेज का फोल्डर है तो जो हमने तैयार किया है, तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2022 में यूपी के रण जीतने के लिए सारी सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाना चालू कर दिया है। बसपा ने 86 खास उन सीटों पे फोकस किया है जो सीटें रिजर्व सीटें हैं। वहां पे ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने के लिए सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। मायावती को भरोसा है कि 2022 में वही सफलता मिलेगी जो 2007 में उन सीटों पे मिली थी। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां सैकड़ों किसानों के साथ सुखबीर खलीफा ने जाम लगा दिया और 0 पॉइंट एक्सप्रेस वे रोड पर जाम से राहगीर परेशान हो गए। कई किलोमीटर लंबे जाम में एम्बुलेंस फंसी। किसान नेता सुखबीर खलीफा से महिला की नोकझोंक भी हुई। महिला ने कहा कि मैं भी किसान की बेटी हूं। पुलिस और अधिकारियों ने आखिरकार जाम को खुलवाया। ताजनगरी पहुंची खिलाड़ी बबीता फोगाट। भारतीय महिला रेसलर हैं बबीता फोगाट। आगरा पहुंची हैं खिलाड़ी बबीता फोगाट और यूपी में फिर राम राज्य आएगा, ये बबीता फोगाट की तरफ से कहा गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मंडल और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को चुनाव में जीत दिलाने के लिए बैठकों में जोश भरने में जुटी हुई है। तो वहीं चुनाव जीतने के मूल मंत्र भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इस क्रम में राज्यसभा सांसद और यूपी विधानसभा चुनाव से प्रभारी सरोज पांडे जिले में मंडल प्रवास बैठक को संबोधित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय नगर पहुंची, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव को लेकर जी जान से जुटने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएं और केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनको बताएं। विधानसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में खेल मंत्री और 2 दिवसीय कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं श्रीराम कॉलेज के मैदान में सांसद खेल स्पर्धा समापन का कार्यक्रम हुआ। 30 बड़े खिलाड़ी भी सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं एक बार फिर से सब्जियों के दामों में आग लग गई है। अब टमाटर और भी ज्यादा लाल हो गया है। टमाटर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। वहीं सर्दी के मौसम में 20 रुपए प्रति किलो मिलने वाले टमाटर की कीमत कई शहरों में 100 रुपए प्रति किलो के पार तक पहुंच चुकी है। अब आम इंसान भी महंगाई से त्रस्त हो चुका है। पेट्रोल हो या फिर सब्जियां, लोग एक ही बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई कम होनी चाहिए। आगरा से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, आप ही देखिए।
सब्जी में आग लगी हुई, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों की थाली सब्जी गायब हो रही है। टमाटर 60, 70, 80 रुपए तक बिक गया, जो मटर है वो 100 रुपए तक बिक गई। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तो लोगों की थाली सब्जी गायब हो रही है, तो कहीं ना कहीं बजट भी बिक रहा है। गृहिणी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। बजट तो बिगड़ा ही है घर का, सब्जी इतनी महंगी है, कहाँ से कितना कोई करेगा ये बताओ। तो कहने की सब्जी महंगी है इसलिए बजट बिगड़ा हुआ है। दुकानदार है, आपको पूछेंगे कि आप बताइए, जिस प्रकार से पहले सस्तियाँ हुआ करती इस मौसम में सब्जियाँ बहुत महंगी है, तो लोग कितना कम ले पा रहे हैं? जी महंगी है सब्जी इस बार ना। तो कहने की महंगी सब्जी है इस बार, तो लोग नहीं ले पा रहे हैं। कहने की जिस प्रकार से और भी आगे करेंगे और भी जो ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, क्या उनसे बात करेंगे क्या वजह है इस बार जो सब्जियाँ महंगी हो रही है। तो आप बताइए, जिस प्रकार से सब्जियाँ लगातार महंगी हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको? जो लोग लेते हैं पहले 1-2 किलो लेकर के कम दे रहे हैं क्या? जितना जा रहा उतना ही जा रहा। अच्छा, 1 किलो वाला इतने ले रहा, 2 किलो वाला 2 किलो ले रहा। सब्जी महंगी हुई है? कोई महंगी नहीं है। अच्छा महंगी नहीं है? नहीं है, पहले तो कोई महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल सब कोई बात है। तो सीजन की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। सब्जी महंगी हो जाती है। महंगाई तो बढ़ती ही रहा है ही, हर चीज में ऐसी बात है। बिल्कुल, पर ये सीजन दे रहा है, सब्जी महंगी हो रही है। तो सीजन में सब्जी महंगी हो जाती है। आप बताइए सर, जिस प्रकार से सब्जी महंगी हो रही है, घर का बजट भी एक बिगड़ता है थोड़ा। तो सब चीज़ से बिगड़ रहा है, सब्जी से, पेट्रोल से, सब चीज़ से बिगड़ रहा है, सिलेंडर से। सब चुनाव भी आ रहे हैं, तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप इस चुनाव में? कैसे वोट करेंगे, क्या सोचेंगे आप? सोचना तो ये है कि अब वो चुनाव आ रहे हैं तो वो सोचेंगे अभी ये कम करें कि ज़्यादा करें। अच्छा, अब तो जैसे पेट्रोल पे कम करें 5-10 रुपये, इसी तरह अब आगे कम करेंगे तो सोचेंगे। भाई तो 6 महीने, 1-2 महीने अगर महंगाई आ रही है। किसकी सरकार चाहते हैं, बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं? योगी चाहते हैं। मुद्दे होंगे चुनाव में इस बार आपको? भैया बहुत महंगी है ये सर, बहुत सब चीज महंगी है, दाल महंगी है, तेल महंगा क्या है। चाहते हैं सरकार से? सरकार चाहते कुछ मदद करे, कम से भाई कम से कम मदद करे बस। और सब जब परेशान, सब परेशान है इस टाइम से भैया। तो कहना कि महंगाई काफी है, इस बार चुनाव आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? महिला तो क्या चाहते हैं? 5 करोड़ 5 करोड़। तो कहने की महंगाई कम हो, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। कहने के चुनाव में ये मुद्दा भी इस बार लोग कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा भी हो सकता है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।